नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो क्लास होने वाली है अपनी इकोनॉमिक क्लास होने वाली है, और आज की इस धुरंधर क्लास में दासु क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और ध्यान रखते हैं कि इकोनॉमी की जो क्लास है मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो जनरल कंपटीशन है, जैसे अपना यूपी पुलिस जैसे एग्जाम है, इस क्लास से उस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सामने लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो शब्द है, कहते हैं कि इस शब्द को इंग्लिश लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ओकोनोमिया शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया। और जो ओकोनोमिया शब्द है ये कहते हैं कि ये लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लेटिन भाषा का। आप समझ देखो, जो लेटिन भाषा है जो कि मोस्टली यूरोप में चलती थी प्राचीन समय में, जो लेटिन कंट्री होती है आज वहां पर भी चलती है, तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग होता है ओकोनोमिया। ओकोनोमिया को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका अर्थ बैठाता है मैनेजमेंट टू रिसोर्स। मैनेजमेंट टू रिसोर्स अर्थात इसे बोलते हैं संसाधनों का प्रबंध करना। संसाधनों का प्रबंध करना। संसाधनों का प्रबंध करना। तो ध्यान रखना, हमारे पास जो संसाधन है, देखो ध्यान सुनो, इकोनॉमी क्या है? हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारे सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यक्तियों की जो इच्छाएं होती है, जो डिजर्व होती है, वो अनलिमिटेड होती है। तो सीमित संसाधनों के माध्यम से और असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने को ही हम क्या बोलते हैं भाई? ओकोनोमी। और ओकोनोमी सबसे क्या बना है? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक प्रकार का वह विज्ञान है। इकोनॉमी एक प्रकार का वह विज्ञान है जिसमें सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं भाई? इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम उस व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। क्या सुना? तो इकोनॉमिक्स समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बहुत ही ध्यान से। क्या? अर्थशास्त्र। देखो ध्यान से, इकोनॉमिक्स क्या होती है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत, किसके? अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उस व्यवस्था का अध्ययन करते हैं जिसमें सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ध्यान रखना, आपको असीमित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो कभी भूलना मत, कभी भी पूछ सकता है कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्यों पढ़ी जाती है, इकोनॉमी पढ़ने का उद्देश्य क्या है। देखो जो हमारी इच्छाएं होती है ना, वो हमारे पास अनलिमिटेड होती है। हम सोचते हैं कि हमें 4 गाड़ी मिल जाए, हमारे पास 20 बंगले हो जाए, हमारे पास सोना चांदी हो जाए। लेकिन आपको पता है कि इस संसार में सोना चांदी लिमिटेड है, संसाधन सीमित है। हम चाहते हैं कि हमारे पास 20 बंगले हो जाए, लेकिन हमें एक बात समझना है कि बंगले बनाने में रेत भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा। और यदि हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि हमारी सबकी बिल्डिंग के मकान बन जाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेत लिमिटेड है, सीमेंट लिमिटेड है, जो हमारे पास संसाधन है वो लिमिटेड है। तो सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने को ही बोलते हैं इकोनॉमी। सरल शब्दों में देखा जाए तो व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, तो इनका जो अध्ययन होता है ना, उस भी अध्ययन क्या बोलते हैं हम? अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ये यदि हम सरल शब्दों में देखें, बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में यदि हम देखें इकोनॉमी को, तो बहुत ही ध्यान से देखना आपको कि सरल शब्दों में इकोनॉमी क्या होती है। देखो इकोनॉमी एक आर्थिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है।
इस आर्थिक क्रिया में हम किस चीज को पैदा करते हैं, पैदा करने को बोलते हैं हम उत्पादन की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है, उत्पादन होते हैं। उत्पादन के साथ में हम बोलते हैं कि इसमें हम वितरण का उपयोग करते हैं भाई। वितरण, वितरण मतलब इसे बांटते हैं और उसको हम खात्मा भी करते हैं, उसे कहते हैं कंज्यूम करना या उपभोग करते हैं। ठीक है जी। तो याद रखना कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। कौन सी क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाओं में हम किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। हम किस चीज का वितरण करते हैं, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। और हम कहते हैं कि इसमें उपभोग करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। और यदि हम ये तीनों क्रियाएं कर रहे हैं तो हम वो बोलते हैं कि वो इकोनॉमी है। तो इसकी जो नीति बताते हैं, जो इसकी नीति बनाने वाले हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। तो समझ में आया इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी वह आर्थिक क्रियाएं है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यदि इन तीनों का अध्ययन कर रहे हैं, इन तीनों का अध्ययन, ठीक है जी, या आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन कर रहे हैं उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती है वो बहुत अनलिमिटेड होती है, जबकि हमारे पास साधन जो होते हैं क्या होते हैं, सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, हमें संसाधनों का प्रबंध करना होगा। और जो संसाधनों का प्रबंध करना होता है, संसाधनों के प्रबंध करने को बोलते हैं हम इकोनॉमी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी शब्द किस शब्द से बना है, इकोनॉमी शब्द से बना है। इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है, संसाधनों का प्रबंध करना। यदि क्या कोई पूछे आपसे कि जो इकोनॉमी है वो एक आर्थिक क्रिया होती है, उसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। अब देखो बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रेरणता। प्रेरणता मतलब जनक, किसने अर्थशास्त्र को पैदा किया है। तो बात करेंगे अर्थशास्त्र के प्रेरणता की। अर्थशास्त्र के प्रेरणता, देखो ध्यान से, जो अर्थशास्त्र के प्रेरणता है उनके बारे में समझते हैं। देखो प्रेरणता दो स्तर पे होते हैं। एक होता है वैश्विक स्तर पे, एक तो होगा वैश्विक स्तर पे इकोनॉमी के प्रेरणता कौन होंगे, और दूसरा होगा भारतीय स्तर पे, अर्थात भारतीय इकोनॉमी के जनक कौन होंगे, भारतीय जनक। समझ में कंडीशन आ गई क्लियर। देखो इकोनॉमी जो होगी ना, उसके दो प्रेरणता कम से कम हमें याद होने चाहिए। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन होंगे, विश्व में कौन होंगे, और एक इंडियन स्टेट में कौन होंगे। यदि कहे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यक्ति इसके जनक माने जाते हैं उनका नाम है भाई एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। कितनी आसान सी बात है, कितना आसान सा नाम है कि एडम स्मिथ ने सन 1776 में 1776 में एक बातें बताई थी। बात यह थी कि यदि आपको किसी भी चीज का मैनेजमेंट बनाना है तो सबसे छोटी छोटी चीज को भी लिखना शुरू करो भाई, छोटी छोटी चीज को लिखना शुरू करो। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ माने संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति। और राष्ट्र की संपत्ति जो पुस्तक थी इसमें इन्होंने बताया, ध्यान सुना, इनकी पुस्तक कौन सी है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, कभी कभी आपको इसके लिखे मिलेगी ऐसे, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया कि भाई देखो, यदि आपको किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको छोटी से छोटी चीज को पढ़ना होगा। तो इसलिए हमने ये बोला कि इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, धन। उन्होंने सिंपल बोला कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास इकोनॉमी है, जिसके पास धन है भाई, वो अर्थशास्त्री है। उसके पास धन है, वो अर्थशास्त्री है। मेरे पास तो धन है, देखो दिखाऊं, अर्थशास्त्र। और कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वो अर्थशास्त्र का कंडीशन नहीं हो सकती। तो यदि कोई पूछे कि वैश्विक स्तर पे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो बिल्कुल बिना सोच समझने बोलना कि एडम स्मिथ है, द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है, ठीक है जी, और यही है इकोनॉमी के जनक। तो फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। यदि हम भारतीय की बात करें कि भारत में क्या नाम है भाई जो इनके जनक है, भाई वो कहते हैं कि भारत के पहले सिविल इंजीनियर, बताइए उनका, एम विश्वेश्वरैया। जी हां, मद्रास प्रेसिडेंसी
में ये गवर्नर रहे थे, कुछ समय फिर बेंगलोर में भी रहे थे। ये भारत के एक बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे। इन्हीं के हैप्पी बर्थडे की डेट पर हम कहते हैं कि 29 अगस्त जो कहते हैं विज्ञान दिवस भी बनाते हैं, 29 फरवरी को, 29 अगस्त को। अब देखो एम विश्वेश्वरैया जो है, इन्होंने कहा कि भारत में जो योजनाएं होती है, भारतीय योजनाओं के जो जनक माने जाते हैं वो भी है एम विश्वेश्वरैया। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय अर्थशास्त्र योजनाओं के जनक कौन, जिसको बोलते हैं एम विश्वेश्वरैया। भारतीय अर्थशास्त्र योजनाओं के जनक, योजनाओं के जनक माने जाते हैं। एक पॉइंट और आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है। देखो अर्थशास्त्र पुस्तक भारतीय इतिहास में लिखी गई है, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ भारतों की बात करूंगा। देखो भारत में भी एक अर्थशास्त्र पुस्तक आई है। अर्थशास्त्र पुस्तक का मतलब यहां पर किसी भी तरीके से इकोनॉमी से नहीं है। कहते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक एक चाणक्य कौटिल्य नाम के व्यक्ति हुए थे। चाणक्य बोल दो आप, कौटिल्य बोल दो आप, विष्णुगुप्त बोल दो, ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी और ये राजनीति विज्ञान की पिता पुस्तक है। किसकी? राजनीतिक विज्ञान की। तो कभी भी आप इकोनॉमी की पुस्तक सोच के ये मत सोच लेना कि भाई इसमें बताया होगा संसाधनों के प्रबंध के बारे में, इसमें संसाधनों का प्रबंध नहीं है। तो आप तेज स्पीड से कमेंट लीजिए, ठीक है, बहुत तेज स्पीड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो जी आगे देखते हैं, ठीक है, आया क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो आगे बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण होते हैं, कहते हैं कि अर्थशास्त्र के दो दृष्टिकोण है भाई, अर्थशास्त्र के, किसके? अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब कि देखने के नजरिए। भाई दृष्टि आप अपनी अच्छी रखो। हाँ, अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो आपका कोण अच्छा है, अगर आपका कोण अच्छा है तो आप कह सकते हैं कि किस चीज को देखने का जो नजरिया है वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो यदि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण की बात करें तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र को देखने का तरीका, व्यक्ति के पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। एक देखता है छोटी छोटी चीजों को, जो छोटी चीजों को देखता है उसे बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। और इसी माइक्रो इकोनॉमी को ही बोलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है मैक्रो, मैक्रो को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की दो ब्रांच हो चुकी है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। यहां अर्थशास्त्र शब्द को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, अर्थशास्त्र, और यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अर्थशास्त्र शब्द को लिखना। अब देखो अर्थशास्त्र के दो दृष्टिकोण है, एक अर्थशास्त्र समष्टि है, माइक्रो है, और एक अर्थशास्त्र मैक्रो है। माइक्रो होता है मतलब छोटा। तो कहते हैं कि इस व्यवस्था के जो जनक है, देखो ये लीजिए, ये लीजिए, चलो जी इसको अच्छे से लेते हैं, ये लीजिए, जी देखो अब पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, सिंपल समझना कि जो माइक्रो इकोनॉमी है इसके जनक कौन है? किसने बताया कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। और जो मैक्रो इकोनॉमी है इसके जनक कौन रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो माइक्रो इकोनॉमी के जो जनक है उनका नाम तो मैंने बताया अभी आपको, एडम स्मिथ है। ये कहते हैं कि सबसे छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देकर लिखना चाहिए। हर छोटी बात पर ध्यान दोगे तो आपका इकोनॉमी कभी नहीं बिगड़ेगी। लेकिन जो मेनार्ड किन्स है ये कहते हैं कि आपको पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप पूरे देश की व्यवस्था सही प्रकार बनाओगे तो देश कभी नहीं बिगड़ेगा, घर परिवार अच्छा चलेगा यदि देश की बनाई गई नीति और सिद्धांत सही है। तो इन दोनों में विरोध अभ्यास मिल जाता है आपको। आगे कहते हैं कि इसमें सूक्ष्म इकाइयों की बात की गई है। सूक्ष्म मतलब एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल आय, इंडिविजुअल जिसे बोल सकते हैं
इनकम, इंडिविजुअल वितरण, इसमें सूक्ष्म इकाइयों की बात की गई है, जबकि इसमें वृहत स्तर पर बात की गई है। इसमें राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, इसमें गरीबी की बात की जाती है, इसमें बेरोजगारी की बात की जाती है। जिससे पूरा देश प्रभावित होता होगा वो कौन सी इकोनॉमी होगी? मैक्रो इकोनॉमी। और जिससे केवल कुछ ही व्यक्ति प्रभावित होंगे या पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए होगा वो होगा माइक्रो इकोनॉमी। तो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी के अंदर सूक्ष्मतम इकाइयों का वर्णन किया जाता है। सूक्ष्मतम इकाइयों का वर्णन। आप कहोगे सर ये सूक्ष्मतम इकाई क्या है? भाई सूक्ष्मतम इकाई का मतलब है छोटी छोटी कंपनी, जैसे एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत आय। भाई तुम्हारी इंडिविजुअल कमाई कितनी है, तुम्हारी इंडिविजुअल खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं उस खर्च को, या व्यय बोल सकते हैं आप। ठीक है, यदि एक व्यक्ति की बात होगी तुम्हारी आय कितनी है, तुम्हारी कमाई कितनी है, तुम्हारी इंडिविजुअल बचत कितनी है। लेकिन जब कहते हैं कि इसमें एक छोटी इकाई की बात नहीं की जाती, इसमें कहते हैं कि हमारे लिए इकोनॉमी में संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही हमारा मूल सिद्धांत है। तो इसमें सिंपल इंपोर्टेंट बात है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। और सबसे बड़ी बात है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या, देखो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में हमें देखना होगा बड़ी बातें, छोटी बातें नहीं, बड़ी बातें। आप कहोगे बड़ी बातें, भाई सबसे बड़ी बात क्या तुम्हारे लिए हो? सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। क्या है जी? बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है भाई। ये इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। गरीबी, भाई बेरोजगारी और गरीबी से बड़ी चीज है कुछ? कुछ भी नहीं है। पूरा समाज, पूरा सोसाइटी से भी दिक्कत है भाई। कहते महंगाई, क्या महंगाई? और महंगाई के लिए सब क्या करते हैं हम? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे समाज की। महंगाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, गरीबी है। और यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि सर इससे बड़ी क्या है इनकम के लिए, भाई इनकम इससे बड़ी बात है आम बजट, जो देश का बजट है ना भाई, वो भी तो बड़ी बात है भाई। देश के बजट ने तो बिगाड़ी है महंगाई और गरीबी। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमी की बात है। अब देखो इसमें हम फर्म की अध्ययन करते हैं, इसमें हम बाजार का अध्ययन करते हैं, और जबकि इसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, इसमें गरीबी का अध्ययन करते हैं। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि इसका उद्देश्य होता है जमीनी स्तर की जानकारी प्राप्त करना। जमीनी स्तर की यदि जानकारी है तो कौन सी इकोनॉमी है? माइक्रो इकोनॉमी। और जब कह सकते हैं कि देश की बड़ी समस्याओं को समझना, देश की बड़ी समस्याओं को समझना और उनका समाधान निकालना, तो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी? मैक्रो इकोनॉमी। एक बार और ध्यान सुना, इसमें क्या बताया तुमने कि देश की मूलभूत समस्या को समझना, सूक्ष्मतम समस्या को, छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान देना भाई। यदि छोटी छोटी समस्या पर ध्यान दोगे तो बड़ी समस्या आएगी नहीं। जमीनी स्तर की जानकारी प्राप्त करना, तो यदि मैक्रो इकोनॉमी कोई खास क्वालिटी पूछे तो इसकी इंपॉर्टेंट है कि जमीनी स्तर की जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। लेकिन इसमें जमीनी स्तर की बात नहीं होगी। कहते कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या को जानना और उसको समाधान निकालना। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जानना, वह उसका समाधान निकालना। तो याद रहेगा आपको कि माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में क्या अंतर है? छोटी इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी। आपको यदि क्लियर है तो तेज स्पीड से थम्स अप कीजिए, आगे चलते हैं फिर। वेरी गुड, वेरी गुड, थम्स अप कीजिए तेज स्पीड से, आगे चलते हैं। चलो कमेंट देख रहा हूं, अपनी स्क्रीनशॉट लीजिए तेज स्पीड से। चलो जी, देखो अब एक बात और समझते हैं बड़े ही ध्यान से। अब हमने ये समझा कि छोटी इकोनॉमी होती है, एक बड़ी इकोनॉमी होती है। हमने देखा कि इकोनॉमी का जो काम होता है वो होता है सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना। हमने देखा कि इकोनॉमी की जनक कौन है विश्व स्तर पे, भारतीय स्तर पे कौन है। अब हम समझेंगे कि जो ये झगड़ा चलता है ना कि भाई अर्थशास्त्र है या अर्थव्यवस्था है, इसको देखते हैं। हमें समझना है कि अर्थशास्त्र क्या होता है,
बेनाम जो इसका झगड़ा चल रहा है, और ये अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का जो बीच का झगड़ा है ना भाई, हमें वो झगड़ा देखना है। हमें देखना है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच का झगड़ा क्या है। किसे अर्थशास्त्र बोलते हैं और किसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं, किसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं और किसको इकोनॉमी बोलते हैं। और हमें इकोनॉमी पढ़नी है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उस बात का आज ही अध्ययन हो जाएगा। देखो, कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ये सिद्धांतों का अध्ययन है। सिद्धांत मतलब केवल थ्योरी कि भाई उसका सिद्धांत, उसका सिद्धांत, उसका सिद्धांत। जो सिद्धांतों का अध्ययन है उसे बोलेंगे हम अर्थशास्त्र। और जो कहते हैं कि जब सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग किया जाए, जो प्रैक्टिकली नॉलेज है, उसे बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था। तो समझने का प्रयास करेंगे बहुत ध्यान से। देखो ध्यान से, तो दो भागों में बांट सकते हैं इसे, बड़े ध्यान से देखो, पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत अच्छे से। मैंने क्या बोला है कि अर्थशास्त्र यह सैद्धांतिक अध्ययन है, यह लिख सकते हैं, यह सिद्धांतों का अध्ययन है। ये सिद्धांत मतलब थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिद्धांतों का अध्ययन है। यदि सिद्धांतों का अध्ययन है तो उसे हमने क्या नाम दिया है, इकोनॉमिक्स। और यदि यही व्यवहारिक अध्ययन हो जाए, जैसे कहते हैं कि केवल एक मैप बनाया रफ कि भाई मेरा घर ऐसा होगा, ठीक है, यहां पर एक बैठक होगी या दरवाजा होगा, यहां मेरा गाड़ी खड़े करने के लिए एक शोरूम होगा, अंदर साइड में कमरे होंगे, यहाँ पे रसोई होगी, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम होंगे, यहाँ पे एक बरामदा होगा। ये जो अध्ययन केवल एक कागज पे बनाया है, यदि एक कागज पे बनाया है तो यही है भाई सैद्धांतिक अध्ययन। और यदि इसी को हमने व्यवहारिक रूप दे दिया और हमने पक्का मकान बना दिया परमानेंट, उसका अनुप्रयोग कर दिया, व्यवहारिक प्रयोग कर दिया, तो वो हो जाती है अर्थव्यवस्था। क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था। यह उस सिद्धांत का व्यवहारिक अध्ययन है, यह सिद्धांतों का व्यवहारिक अध्ययन है। आप कहोगे कि व्यवहारिक अध्ययन कैसे, देखो यहां केवल हमने मकान बताया है और यहां मकान बन गया है। अब जब यहां मकान बन गया है ना, तो जो हमने बताया था कि एक कमरा यहां, एक कमरा यहां, एक कमरा वहां, एक रसोई, तो इसको यदि हम प्रैक्टिकली बसा दे तो वही क्या हो जाता है, हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थात किसी चीज के बारे में केवल सोचना, पैसों को कहां खर्च किया जाए, कितना खर्च किया जाए, यदि इसको समझ रहे हैं तो वो है अर्थशास्त्र। और कहते हैं कि योजना के अनुसार पैसों को वास्तव में खर्च करना, ना, योजना के अनुसार पैसों को वास्तव में खर्च करना, वो क्या है, इकोनॉमी। तो याद रहेगा बेटा, पैसा कहां खर्च किया जाए, पैसा कहां खर्च किया जाए, पैसा कहां खर्च किया जाए और किस प्रकार से किया जाए, यदि ये बात आ रही है तो यही क्या है, यही है भाई इकोनॉमी। लेकिन पैसों को व्यवहारिक रूप से खर्च करना, पैसों को वास्तव में खर्च करना, पैसों को वास्तव में खर्च करना, यदि पैसे को वास्तव में खर्च कर रहे हो आप और समझा रहे हो भैया, तो वो है अर्थव्यवस्था। अब सुनना बेटा, देखो यदि कोई सिद्धांत बताया है कि भाई ये इन्फ्लेशन सिद्धांत है, ये मांग का सिद्धांत है, अब मैंने कहा कि भाई मेरे देश का ये सिद्धांत है, ये देश है, ये अर्थशास्त्र अपने आप में ही एक इनकम्प्लीट शब्द है। क्यों, अगर मैं कहूं कि भाई मैंने ये नियम बना दिए, भाई वो नियम तुमने इंप्लीमेंट क्या कहा किए, ये बताओ पहले। यदि भारत में आपने इंप्लीमेंट किए हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यदि चाइना में तुमने वो नियम इंप्लीमेंट किए हैं तो चाइना की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो अर्थशास्त्र तो पूरी दुनिया का सेम है। अर्थशास्त्र भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ईरान, सबका सेम होता है। चेंज होती है क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब कि आपका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत पे जो पैसे खर्च किए जाने थे, क्या वास्तव में आपने खर्च किए, नहीं किए। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका जैसे, जहां पर देखो, जैसे एग्जाम्पल है सऊदी अरब जैसे देश जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है, उन देशों में पैसा कहां खर्च किया जाएगा उसकी योजना बनती है। भाई योजना तो हमारे इंडिया में बनती है, लेकिन क्या वास्तव में उतना पैसा खर्च हो पाता है,
पैसा वास्तव में उतना पैसा खर्च नहीं हो पाता। यदि 5,000 करोड़ रुपए सऊदी अरब में किस काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें वो काम परमानेंट पक्का हो जाता है। लेकिन भारत में कहते हैं कि 5,000 में से 2,500-3,000 करोड़ तो इंजीनियर नेता खा जाते हैं। तो कहते हैं कि जो ये अर्थशास्त्र है इसमें पैसा कहां खर्च किया जाएगा इसकी बात होती है, लेकिन वास्तव में जो काम होगा वो क्या होगा, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था तब सब कंप्लीट शब्द होता है जब उसके सामने उस देश का नाम लगाते हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र सेम होगा सभी देशों में, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो बात समझ में आई? तो समझ में आई तो थम्स अप कीजिए तेज स्पीड से, तेज स्पीड थम्स अप कीजिए, मजाक नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये आपको सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन है। अब इकोनॉमी के फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सिर्फ बेसिक जानकारी थी, आपको समझना हो चाहिए। ठीक है, उपभोग, वितरण, विनिमय, उद्यमशीलता, सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब पहला टॉपिक आते हैं इकोनॉमी के। ठीक है जी, देखो एक बार मैं रिवीजन कराता हूं कि इकोनॉमी सबसे अर्थव्यवस्था शब्द बना है। ठीक है, इसमें सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, वो कहते हैं इसमें वैश्विक स्तर पर अलग जनक होते हैं और भारतीय स्तर पर अलग होते हैं। कहते हैं कि माइक्रो अलग होता है और मैक्रो अलग इकोनॉमी होती है। और लास्ट में कहते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में बखासा अंतर होता है। तो अगला टॉपिक करते हैं जिसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो मेरे देशवासियों, भारतवासियों, हिंदुस्तानियों, देखो ध्यान से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखें तो कई आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे हम बोल लगे कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, यदि आर्थिक क्रिया के आधार पर होगा तो अर्थव्यवस्था अलग होगी। यदि मैं पूछ लूं कि नियंत्रण, कंट्रोल के आधार पे तो अर्थव्यवस्था अधिक होगी। इसे बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज, इसे बोलते हैं कंट्रोल बेस्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आयात और निर्यात, कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर यह भी देखना होता है। देखो जैसे एग्जांपल है भाई, उत्तर कोरिया देश है, वहां की संबंध कैसे होंगे भारत से? आप कहोगे कि भारत से सब ठीक ठाक है, क्या तुम जाओगे वहां पर टमाटर बेचने और तुम्हारे टमाटर गले हुए निकल के जिमको म्यूम क्या क्या करेगा तुम्हारा, पता है ना, आगे फेंक देगा। तो कह सकते हैं कि यहां पर जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल अलग ही कंडीशन है। ठीक है जी, तो वो देखना होगा कि व्यापार वहां पर ओपन है क्लोज है। और लास्ट में कहते हैं कि आय के आधार पर, आय मतलब इनकम सोर्स के आधार पर, आय के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, वो देखना होता है कि आय के बेस पर इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। बात समझते देखो बेसिक सी, ये बेसिक बातें बता रहा हूं आपको। अभी इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक बातें हैं। देखो भाई, यदि आर्थिक क्रियाओं को आधार पर देखें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 5 सेक्टर होते हैं। पहले सेक्टर को बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर, फिर है सेकेंडरी सेक्टर, फिर है टर्सरी सेक्टर, फिर है क्वाइनरी सेक्टर और फिर है क्वाटरनरी सेक्टर। समझना होगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा, टर्सरी में क्या आएगा, क्वाइनरी में क्या आएगा, क्वार्टररी में क्या आएगा। यदि क्या है कि कंट्रोल बेस्ड के इकोनॉमी के बेस पर इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। एक होती है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड होती है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये कंट्रोल के आधार पे होती है। ये कंट्रोल के आधार पे कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी अच्छे से। कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे इकोनॉमी 2 ही होती है, या तो ओपन इकोनॉमी एंड देन इज ए क्लोज इकोनॉमी। कहते हैं कि आय के आधार पर जो इनकम सोर्स होता है उसमें वर्ल्ड बैंक ने संपूर्ण देश वर्ल्ड को मोस्टली 4 भागों में बांटा हुआ है। एक है लो मिडिल, लो आय वाले देश, लो इनकम कंट्री, ये लो इनकम कंट्री होगी। ये है लो मिडिल इनकम कंट्री, लो मिडिल, देखो ये लो मिडिल है, और एक है हाई मिडिल, और एक है हाई इनकम। कुछ आय वाले देश,
उच्च मध्य आय वाले देश, और ये कहते हैं निम्न मध्य आय वाले देश। आप समझते हैं, देखो ध्यान से, मोस्टली ये तो चार भाग बांटते ही बांटते हैं, इसके अलावा अनेक भाग बढ़ते हैं इकोनॉमी में, लेकिन मैं मोस्टली आपको चार समझाने का प्रयास करूंगा, फिर हम पांचवें भाग पर जाने का प्रयास करेंगे। देखो जी, एक बार बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बहुत अच्छे से। मुझे लग रहा है आप सब लोग समझदार हो, कोई कोई पागल होता, सभी पागल नहीं होते। देखो दिस, सर जी समझ में अच्छा आ रहा है, अच्छा ही आएगा। देखो ध्यान से, कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कि जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज के आधार पे चार प्रकार के, पांच प्रकार क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? पांच। आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, किस पे भाई? आर्थिक क्रियाओं के आधार पे। आप समझना, देखो आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इकोनॉमी के पांच सेक्टर होते हैं, तो मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा केवल प्राइमरी सेक्टर, जिसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर इज यूनिट ऑफ द रॉ मटेरियल इन द फिजिकल एक्टिविटी। कहते हैं कि भौतिक रूप से जो हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं, कहते हैं कि जो हमारे पास कच्चा माल होता है, और कच्चे माल के माध्यम की यदि कोई एक्टिविटी होती है तो उसे बोलते हैं प्राथमिक इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर कच्चे माल की कैसे? देखो, जब सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जब सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है तो वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। जब सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, जो प्राथमिक संसाधन है, जो नेचुरल संसाधन है, यदि उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो ये प्राथमिक इकोनॉमी। आप कहोगे सर प्राथमिक साधन कौन कौन से? मैं कहूंगा बेटा तुमने भैंस पाल लिया कभी? गोबर तो उठाया होगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ, कल ये काम कर दिया। देखो, तो कहते हैं कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बच्चे पालन, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, कुत्ता पालन। जब कहते कि प्राकृतिक चीज है भाई, नेचुरल चीज है, और यदि नेचुरल चीज आप निकाल लो, सोना निकालन, भैया से खनन बोले, खनन या उत्खनन। यदि आप ये काम कर रहे हो और ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कृषि कर रहे हो, चाहे आप वानिकी कर रहे हो, वन उगा रहे हो, यदि आप इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो तो वही है भाई कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है वो? प्राथमिक क्षेत्र। याद रहेगा, प्राकृतिक क्षेत्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है ये हमारे अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और यदि आपकी कोई रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्रयास करे तो क्या होगा भाई? अंदाजा लगाओ तुम। उठ नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश में जो कृषि कार्य है उसमें रोजगार बहुत ज्यादा मिलता है भाई। हमारे देश में बहुत ज्यादा व्यक्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग से कहते हैं कि 50% से समथिंग व्यक्ति को रोजगार जो मिलता है वो प्राथमिक सेक्टर से मिलता है भाई। 50% रोजगार देने वाला है ये देश। पूरा आधा देश रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है भाई। और जबकि हमारी जीडीपी में योगदान, जीडीपी मतलब राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं, हमारी राष्ट्रीय आय में योगदान ये थोड़ा कम दे पाता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बैकबोन है भाई। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 16.3% के समथिंग है भाई। तो समझा गया? प्राथमिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र का मतलब है कि जब सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पैसा कमाया जाए, पैसा कमाया जाए। जैसे कृषि करा भाई, नेचुरल होती है, पशुपालन नेचुरल होता है, मत्स्य पालन है, मुर्गा पालन है, मुर्गी पालन है, बच्चे पालन है,
उसके अलावा खनन है, उत्खनन है, वानिकी है। वानिकी मतलब पेड़ पौधे लगाना, वन लगाना। खनन मतलब नीचे खोद के कुछ चीजें निकालना। ठीक है, यदि इनका करते हैं, और ये क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, 50% रोजगार देती है, इसलिए रीढ़ की हड्डी है भाई ये। और कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में 16% तीन का योगदान देती है। तो यदि हमने पहले बताया कि प्राथमिक क्षेत्र, अब बात करेंगे सेकेंडरी क्षेत्र, उसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। कहते हैं कि जब सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पैसा कमाया गया, जब सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पैसा कमाया गया प्राकृतिक, लेकिन कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जब मूल्यवर्धन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का जब मूल्यवर्धन किया जाता है, मूल्यवर्धन अर्थात कीमत बढ़ाई जाती है। यदि प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ाई जाती है तो भाई वो पहुंच जाता है, जब वहां से पैसा कमाया जाए तो वो होगा सेकेंडरी। आप कहोगे सर प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन का क्या मतलब? भाई मूल्यवर्धन का मतलब ये है, देखो आपके घर में पंखा टंग रहा है, दिख रहा होगा, ऊपर देखो ध्यान साइड से। अगर आपको पंखा दिख रहा है तो आप देखो पंखे को ये उतारोगे तो कितना वजन होगा उसमें? आप कहोगे कि सर लोहे का वजन 1.5 किलो, संभवत है इतना भी ना हो। अगर उसको आप पता है कि लोहा क्या रुपए किलो बिक रहा है, सर 60 रुपए किलो बिक रहा है, कहीं 40 बिक रहा है, कहीं 50 बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पंखा 100 रुपए का। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, 100 रुपए पंखा कहां से मिल जाएगा? यही मैं बता रहा हूं कि वो लोहा जो है वो तो नेचुरल है, तो 100 रुपए मिलना चाहिए। लोहा तो 60 रुपए किलो हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि उस लोहो का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है, उस लोहो का हमने विनिर्माण किया है, उसे हमने डिजाइन दिया है, और डिजाइन देना ही कहलाता किस चीज का? रेट बढ़ाना। आपके पास रेत की ट्रॉली 2,000 की मिल जाएगी, लेकिन उसका बनाया गया चीजें नहीं मिलेगी, और कहते हैं ये निर्माण भी भाई सेकेंडरी इकोनॉमी में है। आप कहोगे सर एक और बताओ, बिल्कुल आसान सा, भाई बिल्कुल आसान सा है, तुम आलू लेकर आओ 2 किलो, ठीक है भाई, और 2 किलो आलू लाओ, उन्हें सुखाओ, चिप्स बनाओ, भर के बेचो। 2 किलो आलू 40 रुपए में आ जाएंगे, और चिप्स के पैकेट 400 बढ़ जाएंगे। 10 रुपए बेचेंगे, 40 पैकेट बढ़ जाएंगे, 400 रुपए को बेच लेंगे, 40 रुपए का आलू 400 के बेटे बिक गए। तो यही तो है, प्राकृतिक संसाधन, हमारे पास आलू थे, हमारे पास लोहा था, उनका हमने क्या किया भैया? कीमत बढ़ा दी। क्या कर दिया हमने? उसकी कीमत बढ़ा दी। और जब कीमत बढ़ाएंगे वही इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा। तो बात समझ में आई? आप कहोगे सर 2-4 और बताओ, तो मैं बताऊंगा आटा पीसने की चक्की, आटा चक्की, भाई गेहूं बन गए, रेट बढ़ गए, गेहूं थे रेट कम थे, भाई गेहूं थे तो रेट कम थे, पीस दिया आटा बन गया, रेट बढ़ गए। मैं कहूंगा फैक्ट्री। तो इकोनॉमी का जो सेकेंडरी सेक्टर है, आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या आ रहा? इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, इसमें कंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसमें सारी इंडस्ट्री आ रही है। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री? इसमें फैक्ट्री आ रही है, इसमें आटा चक्की आ रही है। और कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इसका जीडीपी में योगदान जो है वो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि जीडीपी में जो योगदान है इसका लगभग 30% है। कितना भाई? 30%। बहुत बड़ी बात है भाई ये। तो देखो ये तो केवल ये वाला सेक्टर तो 16% ही रोजगार आय दे रहा था, और कहते हैं कि ये रोजगार में भी ठीक ठाक है भाई, रोजगार में भी लगभग ये ठीक ठाक है, लेकिन रोजगार पे भी इतना नहीं देता, लेकिन आय में भी ठीक ठाक है, आय ये 30% दे रहा है। तो कहते हैं कि रोजगार भी लगभग 26 से 29% के बीच में देता है, चेंज होती रहती है ये व्यवस्था। ठीक है जी, दूसरा सेक्टर के लिए होगा। पहला क्या है? क्या है? प्राकृतिक संसाधन। सेकेंडरी क्या है? किसी जब वो प्राकृतिक वस्तु का मूल्यवर्धन किया जाए तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी संसाधन। और थर्ड क्या होता है भाई? थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। देखो थर्ड सेक्टर में क्या आता है, बड़े ध्यान समझना। देखो प्राथमिक में क्या किया था आपने कि कोई चीज पैदा की थी, सेकंड में क्या किया? चीज का रेट बढ़ाया, और थर्ड वाले थे मजे में भाई, ना पैदा करते ना रेट बढ़ाते, तब भी पैसा कमाते। आप कहोगे वो कैसे? भाई वो ऐसे, टेस्ला ने कार बनाई, मैं इंडिया में लेकर आया, टेस्ला से 20,000 खरीद के लेकर आया, इंडिया में 20 लाख की बेच रहा हूं।
तो आप कहोगे सर आप तो लेके भी तो आपको खर्चा भी आएगा, इतना खर्चा नहीं आएगा जितने मैं बेच दूंगा। इसका मतलब हो गया कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुम्हें कार वहां यहाँ नहीं मिल सकती तो मैं वहां से तुम्हें लाकर दे रहा हूं, तो इस सेक्टर को बोलते हैं हम सेवा क्षेत्र। आप कहोगे सर सेवा तो बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, मैं कहूंगा हाँ, जैसे आपकी टीचर सेवा कर रहे हैं, ठीक है जी, आप कहोगे कि फीस भी तो ले रहे हैं, वो बात अलग है, आपसे फीस ले रहे हैं तो टीचर जो है अपने पास से कुछ चीज तो तुम्हें दे ही ना रहे, ना कोई चीज पैदा कर रहे। आप किसी एक गाड़ी में बैठे हो, आप रेल में बैठे हो, जो रेल परिवहन है भाई, आप बैठ गए रेल में और थोड़ी दूर जगह उतर गए, आपने कुछ रेल वाले से ले लिया, क्या रेट के रेट कम हो गए रेट लेके? नहीं, फिर भी नहीं हुए। तो ये सेक्टर है, ये टर्सी सेक्टर। जैसे आपने पैसा दिया बैंक में या बीमा कंपनी को दिया या अपने बैंक को दिया, भाई आपका पैसा बैंक वालों ने रखा कुछ दिन और फिर वापस कर दिया हमें, और उसके पैसे मांग रहे, बताओ। तो ऐसा सेक्टर थर्ड सेक्टर होता है जिसमें कहते हैं कि भाई इसमें शिक्षा, रोजगार, नौकरी, आईटी, परिवहन, शिक्षा, अस्पताल सब आते हैं भैया। आप डॉक्टर के पास जाना, भाई डॉक्टर साहब, अस्पताल की बात करता हूं मैं, कहते हैं कि 500 रुपए की पर्ची बना लेंगे और कहेंगे कि दवा भाई मेडिकल से ले लेना। वजह, ये सेवा सेक्टर है भाई, सर्विस सेक्टर है, इसमें सर्विस दी जाती है, ठीक है। इसमें आपको कोई वस्तु नहीं दी जा रही, कोई वस्तु पैदा नहीं की जा रही, तो ये सर्विस सेक्टर आता है। कौन सा है? सर्विस सेक्टर। वो कहते हैं कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान इसी का ही है भाई। ये कहते हैं कि आय के मामले में 54% योगदान इसी इकोनॉमिक सेक्टर का है। 54, पहले 56 था, अब 54 हो गया। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्किल इंडिया चल रहा है भाई, चीजें पैदा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत है। तो बात क्लियर है भैया? वेरी गुड। आप कहोगे सर यही लगे हाथ तो चतुर्थ क्षेत्र और बता दो भाई। हाँ, 3 तो हमने भी सुना है, चौथा कौन सा निकल गया वो हमें और बता दो। देखो, चौथा जो इकोनॉमिक क्षेत्र है ये स्पेशल क्षेत्र है जो आपको राहुल सर की क्लास में मिलेगा, कि इस क्षेत्र में जो स्पेशल क्षेत्र है इसमें कहते हैं कि ज्ञानवर्धक बातें होती है भाई, ज्ञानवर्धक, ज्ञान वाली बात। इसमें ज्ञानवर्धक उद्योग होता है, ज्ञानवर्धक क्या बोलते हैं उसे, एक्टिविटीज, क्रियाएं होती है इसमें। आप कहोगे सर ज्ञानवर्धक क्रिया जैसे, मैं कहूंगा जैसे लाइब्रेरी में तुम बैठ के पढ़ते हो, उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं मैं, घूमने वालों के लिए बात नहीं कर रहा। दूसरी बात कहते हैं कि ज्ञानवर्धक बातों में हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे हमारा डीआरडीओ होता है, हमारे एम्स होते हैं, ये बड़े बड़े आईआईटीज होते हैं, तो यहां ज्ञानवर्धक बातें होती है। और जो यहाँ पर ज्ञानवर्धक बातें होती है वो इकोनॉमी का चतुर्थ सेक्टर होता है। आप कहोगे कि लगे हाथों पंचम भी कर गिरो, तो मैं कहूंगा हाँ पंचंग। कहते हैं कि इसमें उच्चतम निर्णय के, उच्चतम स्तर के नीति निर्माता होते हैं, निर्माण नीति निर्माता होते हैं, इसमें निर्णय निर्माता होते हैं, उच्चतम स्तर के, उच्च स्तर के निर्माण निर्माता होंगे। आप कहोगे कि सर 2-4 एग्जांपल बता दो। मैं कहूंगा जैसे आपका यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय भाई बहुत उच्च लेवल का है, वहां पे जो डिसीजन ले जाएंगे, जैसे सरकार है, जैसे एनजीओ होते हैं, जैसे मीडिया होती है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो, मीडिया कहेगी देखो इस अपराधी को, देखो इसको, भाई मीडिया जज बन गई। तो सेक्टर जो उच्च निर्णय ले लेते हो वो इकोनॉमी के पंचम सेक्टर होते हैं। कौन से होते हैं? पंचम। जहां ज्ञानवर्धक बातें हैं वो कौन सेक्टर है? चौथा सेक्टर है। और जहां केवल सेवा दी जाती है वो कौन सा सेक्टर है? थर्ड सेक्टर है। जहां रेट बढ़ाए जाते हैं वो सेकंड सेक्टर है। और कहते हैं कि जहां कोई चीज पैदा की जाती है वो प्राथमिक सेक्टर है। और हमें अब ये 5 सेक्टर कंप्लीट हो गए हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। तो यदि आपको समझ में आया है तो थम्स अप कीजिए तेज स्पीड से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? समझ है ना? चलो तो अब बात करेंगे नियंत्रण, कंट्रोल के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? 3, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों की जनक बात करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कोई सी एक की कर लेते हैं। चलो जी, देखो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले इकोनॉमी की, वो करेंगे हम जो अपनी वाली है उसकी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो मिश्रित है। हम बात करेंगे कैपिटलिज्म की, उसे बोलते हैं पूंजीवादी।
पैसा ही पैसा भाई, इसमें तो पैसा ही पैसा है। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की खास क्वालिटी क्या है, कहते हैं कि इसमें जो संसाधन होते हैं, भाई संसाधनों का अध्ययन ही तो इकोनॉमी है। तो कहते हैं कि इसमें संसाधनों पर यदि पूंजीपतियों का नियंत्रण है, यदि प्राइवेट नियंत्रण है, यदि निजी निजी नियंत्रण है, तो इकोनॉमी कौन सी होगी? पूंजीवादी। हाँ। जब देश के संसाधन निजी हाथों में हो, कौन से हाथों में? निजी हाथों में हो। जब देश का संसाधन निजी हाथों में हो तो इकोनॉमी कौन सी है? पूंजीवादी। अर्थात इस इकोनॉमी की खास क्वालिटी होती है कि ये प्राइवेट को बढ़ावा देती है। आप कहोगे कि सर फिर इस इकोनॉमी का उद्देश्य क्या होगा? तो मैं पूछूंगा कि प्राइवेटों का उद्देश्य क्या होता है? एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना। इन इकोनॉमी का केवल एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। व्यक्ति मर जाए कोई दिक्कत नहीं इनकी वजह से। प्राइवेट का यही व्यक्ति है, इनका चाहिए लाभ कमाना। लेकिन आप कहोगे कि सर इस इकोनॉमी में कीमत नियंत्रण कौन करेगा? रेट कौन फिक्स करेगा? तो मैं कहूंगा कि इस इकोनॉमी में जो कीमत नियंत्रण है ना भाई, वो बाजार करेगा, बाजार स्वयं करेगा। आप कहोगे कि सर बाजार कब से कीमत नियंत्रण करने लगा? मैं कहूंगा कि तब से करने लगा जब से पूंजीवादी आया है। क्योंकि इसमें कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना माल बेफिक्र होकर बेच सकता है, हर अपना प्राइवेट स्कूल खोल सकता है। भाई प्राइवेट स्कूल आपने यदि खोला है, क्या सुनना, तो आपने बहुत ज्यादा फीस रखी है, बहुत ज्यादा। मैं सपोज कर लेते, पड़ोस वाला बेच रहा 3,000 रुपए महीने पढ़ा रहा, और आपने लग दी 20,000, तो आपके में कौन जाएगा भाई? सब पड़ोस में पढ़ लेंगे ना। तो मार्केट है भाई वो। आप कहीं ठेला लगा रहे थे, ठीक है, आप प्राइवेट काम कर रहे हो, आपने ठेला लगाया, आपके पड़ोस वाला बेच रहा 10 रुपए किलो, आप बेच रहे 50 रुपए किलो, तो आपका कोई सामान खरीद लेगा? आप आओगे और ऐसे ही चले जाओगे। वहां बाजार जो है, बाजार जो लग रहा है वो कीमत खुद ही नियंत्रण लगा। यदि कोई चीज बाजार में ज्यादा आ रही है तो उसके रेट अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। और बाजार में कम आ रही है तो आप कहोगे मेरे पास है तो 50 बेचू, 100 बेचू। यदि उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, भूख ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है, चीजें कम आ रही है, तो चीजें रेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मार्केट में आ कम रही है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो रेट बढ़ जाएंगे। और मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे भाई। जैसे सीजन के समय में जब आम आता है, तरबूज आता है, तो बहुत आता है, इतने ग्राहक में नहीं मिल पाते खरीदने वाले, तो उसमें उस स्थिति में रेट घट जाते हैं। तो सबात साफ अंतर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी हाथों में संसाधनों में होता है, प्राइवेट इकोनॉमी होती है, लाभ कमाना उद्देश्य होता है, और कीमत नियंत्रण बाजार स्वयं कर लेता है। और यदि अब आपसे पूछे कि इस अर्थव्यवस्था की जनक कौन है भाई, तो इसके जनक भाई वही है जिनका नाम है एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन वाले एडम स्मिथ, हाँ जी, यही इस अर्थव्यवस्था के जनक है भाई। किसके? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है। अगर यदि बात करें कि इस व्यवस्था की हानि क्या होती है, भाई इस व्यवस्था से यदि इतनी अच्छी व्यवस्था था, कीमत नियंत्रण बाजार कर लेता, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसमें समाज कल्याण पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता भाई। समाज कल्याण पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता इसमें। इसमें समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं है, कोई मर रहा मर, जी रहा जी, हमें चाहिए पैसा। इसलिए कहते हैं कि यह इकोनॉमी किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। गरीब देशों में पूंजीवादी इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। यदि गरीब देशों में पूंजीवादी इकोनॉमी होगी तो वो समाज का भला नहीं होगा, और जो तो समाज का भला नहीं होगा, देश का भला भी नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? इसके अलावा जो दूसरी इकोनॉमी है उसे बोलते हैं हम समाजवादी। क्या बोलते हैं भाई? समाजवादी इकोनॉमी। देखो इसमें संसाधनों पर किसका कब्जा था भाई? निजी हाथों का। उसमें लिखते हैं कि जब देश के संसाधनों पर निजी की जगह हो तो सरकारी कब्जा हो या सरकारी हाथों में हो। सरकारी मतलब सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर। और यदि सरकारी हाथों में है तो ये कौन सी होगी? सरकारी हाथों में समाजवादी। आप कहोगे सर कैसे कैसे? तो मैं कहूंगा देखो ऐसे ऐसे भाई। पहली इंपॉर्टेंट बात कि समाजवादी इकोनॉमी होगी तो संसाधन सारे सरकारी होंगे,
ठीक है जी। दूसरी बात, जो इनका उद्देश्य होगा, उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होगा। उद्देश्य केवल सरकार का एक होता है, क्या है? समाज कल्याण। समाज कल्याण, जनता का भला हो जाए भाई। पैसेंजर गाड़ी जो चलती है ना, रेलगाड़ी, वो पैसा कमाने के लिए चलती, वो पैसा कमाने के लिए चलती, वो चलती है ताकि गरीब व्यक्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। यदि तुम मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे हो तो 20 रुपए में दिल्ली, मुरादाबाद से दिल्ली नहीं पहुंचते, लेकिन सरकार ने चलाई हुई है किस लिए? ताकि समाज का भी कल्याण हो जाए। समझ में आया? यदि आप बाराबंकी से इलाहाबाद जा रहे हो तो 20 रुपए की गाड़ी में आप पैसेंजर बैठ के इलाहाबाद नहीं जा सकते, लेकिन चलाया हुआ समाज कल्याण हो जाए। तो इस इकोनॉमी का केवल एक उद्देश्य समाजवादी का, क्या? समाज का कल्याण हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, इसमें सरकार अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। अब देखो, जो प्राइवेट रेलगाड़ी चीजें चली है ना भाई, टिकट भर के लिए देते हैं, रेट बहुत हाई होते हैं, क्वालिटी होती है लेकिन रेट बहुत हाई होते हैं। उनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। आगे बात करें, इसमें कीमत नियंत्रण जो करेगा, इसमें कीमत नियंत्रण सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार करती है। जो जो सेक्टर सरकार के हाथ में आते हैं वहां कीमत नियंत्रण है भाई। दारू का ठेका देख लो, सरकारी काम है, कीमत फिक्स है। प्राइवेट में हो जाए ना, पता लग जाए कि रेट बढ़ गए तो 70 की जगह 90 नहीं 190। कहते हैं कि इसके जो जनक है, इस अर्थव्यवस्था के जो जनक है, उनका नाम है भाई कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और उनकी पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। आप कहोगे सर ये तो बात समझ में आई है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान क्या भाई? इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है भाई। आप कहोगे प्रतिस्पर्धा का अभाव मतलब कंपटीशन नहीं होता पाता, क्योंकि लोगों को पता है कि हम बनाएंगे नहीं, सरकार अपना आप करेगी, इसमें कंपटीशन नहीं है। इस इकोनॉमी में कंपटीशन होता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। वो कहते हैं कि तूने यदि इतनी अच्छी क्वालिटी दी है तो मैं तेरे से भी अच्छी क्वालिटी दूंगा, क्योंकि मुझे व्यापार अच्छा चलाना है। इसमें प्रतिस्पर्धा होगी, इसमें व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा, इसमें भर बार प्रयास करेगा, लेकिन इसमें प्रयास नहीं करते, इसका प्रतिभा नहीं निखर पाती। ये भी ध्यान रखना आपको, प्रतिभा नहीं निखर पाती क्योंकि इसमें प्रयास ज्यादा नहीं होते। व्यक्ति ज्यादा सोचता है कि सरकार सारे काम करेगी तो मेरा ज्यादा विकास नहीं हो पाएगा, तो इसे अर्थव्यवस्था की दिक्कत हो जाती है। इसमें कंपटीशन होता है कि भाई तू सेवा दे, मैं तेरे से अच्छी सेवा दूंगा तभी तो मैं आगे जाऊंगा। तो अंतर क्लियर है पूंजीवादी और समाजवादी में? क्लियर? आगे चलते हैं, मिश्रित इकोनॉमी। कौन सी? मिश्रित। कहते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें दोनों के ही गुण मिलते हैं भाई। कहते हैं कि इसमें सरकारी योगदान भी होगा प्लस प्राइवेट योगदान भी होगा, पूंजीपतियों का योगदान भी होगा। पूंजीपति, पति पति, ठीक रहा? पूंजीपति का योगदान। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस इकोनॉमी में कहते हैं कि कीमत जो नियंत्रण है, कीमत नियंत्रण जैसे हमारे इंडिया में है, इसमें सरकार भी करती है वह बाजार भी करता है। दारू के ठेके पौवे कितने आ जाए, कीमत फिक्स है भैया, कम न होने वाली। सरकार ने नियंत्रण कर रखा है, बाजार भी करेगा और की भी करेगी। कहते हैं कि इसके जनक जो है वो मेनार्ड किन्स है। इस अर्थव्यवस्था जनक मेनार्ड किन्स है। और सबसे बड़ी बात पता क्या आपको, कभी मत भूल जाना भाई कभी, मेनार्ड किन्स की पुस्तक है इंटरेस्ट एंड मनी। कौन सी? इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है? और आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, अब ये बता दो ये है कौन से देश में मिश्रित? तो मैं कहूंगा कि ये भारत में भी है, तो ये पाकिस्तान में भी है, ये बांग्लादेश में भी है, तो ये श्रीलंका में भी है। ठीक है? ये ब्राजील में भी है, तो ये अर्जेंटीना में भी है। तो ये जो देश है इनमें कौन सी इकोनॉमी है? आप कहोगे कि इनमें तो मिश्रित है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पूंजीवादी किसमें है। तो आपको समझना, पूंजीवादी के देश है जैसे कनाडा देश है, यूएसए है, ब्रिटेन है। ठीक है? ये कैसे है भाई?
ये पूंजीवादी है। आप कहोगे कि समाजवादी और बता दो सर, तो मैं लिखूंगा, लेकिन लिखो रूस है, पूर्व सोवियत संघ जैसे रूस बोलते थे। उत्तर कोरिया है, नाम सुना है? बरमूडा है, क्यूबा है, हेती है, साओ टोम है, साओ टोमो अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये कैसे देश है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले। तो आपको समझ में आ रहा है? तो आप से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, अति सुंदरम। देखो हमने क्या कौन कौन से पढ़ लिए, देखो ध्यान से। हमने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर पढ़ लिए, हमने नियंत्रण के आधार पर पढ़ लिए, हमें पढ़ रहे हैं अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, इंटरनेशनल रिलेशंस। भाई रिलेशन तो खराब ही है, महीने फरवरी का चल रहा। चलो जी, देखो भाई, कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है, ये दो प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की होती है। आप कहोगे कि कौन कौन सी? तो मैंने बताया, एक ओपन इकोनॉमी और दूसरी क्लोज इकोनॉमी। आप कहोगे सर बहुत अच्छा समझ में आया, ओपन और क्लोज। अब ये बता दो कि ओपन कौन सी वाली है, और ओपन है तो वो क्यों है? सिंपल सी बात है। देखो ओपन इकोनॉमी उस इकोनॉमी बोलते हैं जिस इकोनॉमी में, जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होते हैं। जहां आयात नहीं होगा ये भी बंद, और जो निर्यात नहीं होगा, ना किसी से लेना ना किसी को देना, तो वहां पे होती है, सॉरी खुली नहीं, खुली में तो कहते हैं कि आयात और निर्यात दोनों ही होंगे, लेकिन इसमें कहते हैं कि आयात और निर्यात दोनों ही बंद होंगे। यहां आयात भी बंद है और निर्यात भी बंद है, और ना किसी से कुछ लेना और ना किसी कुछ देना। आप कहोगे कि सर बंद इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि ना देंगे? क्या कोई ऐसा देश है कि जो कुछ देता भी ना हो लेता भी ना हो? तो मैं कहूंगा हाँ बेटा, आज के वर्तमान युग में तो ऐसा संभव नहीं है कि बिना किसी के सहारे के आप जीवन सरवाइव कर सको। आपको फिर कहोगे कि सर ऐसा जो अपने आप में, देखो आपके मोहल्ले में अपने दरवाजे के बंद कौन रखता है? कौन रखता है अच्छे से? जो संपन्न होता है, जिसे पता कि पड़ोसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना पैसे मांगने पड़े ना सब्जी मांगनी पड़े, जो संपूर्ण होता है उसके दरवाजे बंद रहते हैं। समझ रहे हो आप? जो गरीब होता है वो दोस्त ध्यान रखता है, उसे पता है कि समाज में मिलजुल के चलेंगे ना तभी जीवन आगे चल पाएगा, हो सकता कल को मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए। तो जहां पर कहते हैं कि क्लोज इकोनॉमी है, वो तो क्लोज तो मैक्सिमम लोगों की होती है, लेकिन बंद इकोनॉमी केवल दो ही कंडीशन में हो सकती है, या तो कोई व्यक्ति ज्यादा ही खराब हो जिससे कोई रिश्ता रखना चाहता हो कि उसके घर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, और या फिर वो अपने आप में पूर्ण हो, संपूर्ण हो, उसके पास आर्थिक संसाधन हो, जो कहे कि ना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस आज समय बंद इकोनॉमी का एग्जांपल मिलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर बोल सकते हैं कि जैसे उत्तर कोरिया देश है भाई, कहता है कि बहुत कम स्तर पे ये व्यापार करता है। जैसे डेनमार्क देश है, कहते हैं कि बहुत कम स्तर पर ये दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाता है। यहाँ की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो बंद इकोनॉमी है। अब उत्तर इकोनॉमी, यदि ओपन इकोनॉमी के एग्जांपल देखा जाए तो आप कहोगे कि सारी ही ओपन है। भारत लो, अमेरिका लो, चीन लो, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जिस पे हम बहुत जल्दी कब्जा करेंगे। मेरे देश के जवानों जल्दी से तैयारी कर लो, तुम नौकरी की, पैसा तो कमाओ, ठीक है जी। पाकिस्तान पर कब्जा करना, यहां से लो बांग्लादेश लो, ये जो देश है मैक्सिमम सभी देश जो है उसमें कौन सी इकोनॉमी होती है? ओपन इकोनॉमी। तो हमारे इंडिया की भी कौन सी है? ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी भाई? ओपन इकोनॉमी। तो याद रहेगा। अब देखो इस इकोनॉमी को मैं यही समझाने का प्रयास करूंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, बताने का प्रयास करूंगा। देखो जी ध्यान से, बहुत अच्छा।
कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के आधार पर जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक ने देश की इकोनॉमी को बांटा है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि किसी देश में यदि $1036 से पर ईयर कोई पैसा कम कमा रहा है, $1036 भी एक साल में नहीं कमा पा रहा, इससे भी कम है, तो वो देश जो है निम्न आय वाला देश है, अर्थात वो देश गरीब देश है। ठीक है जी। और जिस देश में $1036 से लेकर $3025 के बीच में, 3032 मिल जाता है, 3025 मिल जाता है, $3025 के बीच में यदि कोई देश में पैसा कमाया जा रहा है तो वो निम्न मध्य वाले आय वाला देश है। और जिस देश में 4036 चलता है आज के समय में, बहुत अच्छी बात, कमेंट बहुत अच्छा आपका, 4036 चलता है, $4036 के बीच में चल रहा है तो वो निम्न मध्य है। और जहां 4036 से लेकर $12,535 पर ईयर तक चलता है तो वो होते हैं उच्च मध्य। और जहां $12,535 से ऊपर की इनकम चल रही है तो वो होगी उच्च मध्य आय वाले देश। तो समझना, हमारे इंडिया में एक व्यक्ति की जो एवरेज कमाई है वो $2120 पर ईयर है भाई। तो हम कौन सी वाले आय में है? तो आप कहोगे $2120, इसका मतलब हम निम्न मध्य में है भाई। देखिए हम सुन, देश कैसे होते बेटा, गरीब, मिडिवल और हाई। भाई मिडिवल दो प्रकार के होते हैं, देखो मध्यम फैमिली के दो परिवार होते हैं। जैसे तुमसे कहने लगूं मैं, बेटा तुम जो पढ़ रहे हो तुम मिडिल फैमिली से हो या अमीर फैमिली से हो? तो आप कहोगे सर अमीर से भी ना है, इतने गरीब से भी ना, मिडिल से भी हो। भाई मिडिल में भी दो होते हैं, पता कौन से? एक मिडिल के पास तो घर में खड़ी है 2 कार, और तुम्हारे पास साइकिल भी ना है, तुम्हारे वो पैदल, तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं है। तो मिडिल में भी दो होते हैं, लो मिडिल और हाई मिडिल। तो हमारा जो कंट्री है ना वो लो मिडिल वाले में से है भाई। कौन से में से? लो मिडिल वाले में से। ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने आय के आधार पर कितने भाग बांटे हैं भाई? तो आप समझ लेना कि सर 4 भाग बांटे हैं। और हमारा देश जो है निम्न मध्य आय वाले देशों में आता है, निम्न मध्य। उच्च मध्य में भी नहीं आ रहा भाई हम। ठीक है, आप कहोगे कि उच्च मध्य में कौन आएगा? भाई उच्च मध्य में वही आएंगे, वही समझ गए ना, कनाडा, रूस, ब्राजील और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें है कमाई। ठीक है, आप कहोगे निम्न मध्य हमसे बेकार। भाई हमसे बेकार तो अफ्रीका के कुछ देश है भाई, जैसे चाड, नाइजीरिया, जिबूती, सोमालिया, यही देश है। बाकी तो सब ठीक ठाक कंडीशन में। चाइना तो उच्च मध्य आय वाले देशों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है जी, तो कल को हम बात करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र की। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।